अक्सर इस आईपीएल में जब भी कोई टीम हारती है तो हम आसानी से बोल देते हैं ना कि ये टीम फील्ड पे नहीं है तो ऑक्शन में ही पहले हार चुकी थी। मगर केकेआर के लिए हम ये बात नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने वेंकटेश अय्यर को एक बड़े प्राइस में पिक किया, पर ऐसा नहीं था कि वेंकटेश अय्यर को वो पिक करने ही नहीं वाले थे। वेंकटेश अय्यर केकेआर के लिए शुरू से एक मैच विनर रहे हैं प्लेऑफ्स में, अंडर प्रेशर हर बार उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। जरूर मैनेजमेंट ये रिग्रेट कर सकती है कि इतना बड़ा प्राइस देना शायद लाजमी नहीं था, पर पिक करने में कोई गलती नहीं थी और उनको केकेआर का पार्ट होना ही था। पर अब अगर प्लेयर पार्ट होने के बाद जो परफॉर्मेंस दे रहा है, आप प्लेयर को ब्लेम करोगे कि वो एक्चुअली फील्ड पर कर क्या रहे हैं। 19 बॉलों में 14 रन बनाए सो बनाए, पर आप 4 नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हो जब आपकी टीम 200 रन का एक टारगेट चेस करने आई है। ऐसा तो नहीं है कि प्रेशर कोई 230-40 रन चेस करने का था। 200 रन का रन चेस में आप जानते हो कि आपको किस तरीके से बैटिंग करनी है। आपको वो बाउंड्रीज लगानी ही पड़ेंगी, स्ट्राइक रोटेट करनी ही पड़ेगी। पर वेंकटेश अय्यर तो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाए। स्ट्राइक रोटेशन तो दूर, उनकी बाउंड्री लगाने की इंटेंट भी नहीं दिखाई दे रही थी। एक एग्जांपल होता है ना कि आपने शॉट लगाया और आपको उस पर 1 रन मिला, पर एटलीस्ट उस शॉट में उतनी जान तो होती है कि लगता है कि फील्डर के हाथ में बॉल इतनी तेज गई थी कि अगर वहां फील्डर नहीं होता तो बाउंड्री जरूर हो जाती। बैटर ने कोशिश करी वो शॉट लगाने की और बाउंड्री निकालने की उस बॉल पे, बट वेंकटेश अय्यर का तो हाथ ही सिर्फ एक सिंगल निकालने के लिए चल रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो चौके या छक्के मारकर केकेआर के लिए टारगेट चेस भी करना चाह रहे थे। केकेआर की इस टीम को आप किस चीज के लिए ब्लेम करोगे? क्या 200 रन चेस करने के लिए उनके पास लायक बैटर्स नहीं थे? बिल्कुल थे। 9 नंबर पे तो अंकुरिश रघुवंशी बैटिंग करने आ रहे हैं और उनसे पहले जो भी बैटर्स खेलने आए सब अपनी सही पोजीशन पे ही खेलने आए। अजिंक्य रहाणे अकेले अपने 50 रन बना रहे हैं, पर वो कोई इतनी तेज स्ट्राइक रेट से तो आए नहीं थे कि वो अकेले अपने दम पर अपनी टीम को आगे लेके चले जाएंगे। जिस पॉइंट पर सुनील नारायण आउट हुए वहां से अजिंक्य रहाणे को सपोर्ट की जरूरत थी और उस पॉइंट पर वेंकटेश अय्यर बैटिंग करने आए थे। और वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे की वो पार्टनरशिप 36 बॉलों की थी जिसमें रन सिर्फ 41 आए थे और उन 36 बॉलों में केकेआर को कम से कम नहीं तो 70 रन की जरूरत थी। और अगर वो पार्टनरशिप केकेआर को वो मिडिल ओवर्स में मिल जाती, जब 6 ओवर के बाद केकेआर को एक्चुअली गुजरात के बॉलर्स को डोमिनेट करने की जरूरत थी, अंडर प्रेशर डालने की जरूरत थी, उस पॉइंट पर केकेआर ने अपने आप को इतना सोक कर लिया प्रेशर के अंडर, इतना खुद ही अपनी बैटिंग और अपने लूप में ही फंसते चले गए कि उसके बाद आपके जो फिनिशर्स आने वाले थे वो कोई इतने इनफॉर्म या इतने अच्छे टच में तो थे नहीं कि अब वो बचे हुए 5-6 ओवर में 90-95 रन आपको चेस करके दिखा देंगे। क्योंकि केकेआर का बैटिंग कोलैप्स इस मैच में नहीं, पहले से ही चलता आ रहा था। तो एटलीस्ट आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स, एक्सपीरियंस बैटर्स जो अजिंक्य रहाणे हो, वेंकटेश अय्यर हो, उन्हीं को इस चेस को अपने कंधों पर लेकर आगे बढ़ना था, ताकि एटलीस्ट आपके फिनिशर्स को एक रीजनेबल रन्स तो मिलते, जिनको चेस करते हुए उन्हें भी वो फील आती कि हाँ, अगर हम थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ी और कैलकुलेशन के साथ इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो जरूर गेम जीत जाएंगे। पर केकेआर तो ये गेम पावर प्ले में और पावर प्ले के बाद बस डाउनहिल ही जाती रही। पावर प्ले जैसे केकेआर का सिर्फ 45 रन का आया, तो वैसे ही गुजरात की बैटिंग में भी उनका पावर प्ले सिर्फ 45 रन का ही था। और गुजरात के उस टाइम जो दोनों ओपनर्स थे, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, वो जरूर अंडर प्रेशर होंगे कि पावर प्ले तो सिर्फ 45 रन का आया है, यहां से रन बनाने की और अटैक करने की जरूरत उनको थी, अंडर प्रेशर वो थे। और एक गलती वहां पर अजिंक्य रहाणे ने अपनी फील्डिंग के टाइम पर भी करी थी कि अगर गुजरात के बैटर्स रन बनाने का कोई मौका ढूंढ रहे थे तो अजिंक्य रहाणे ने सुनील नारायण को बॉलिंग नहीं दी कि इनको अटैक करके दिखाओ, इनके अगेंस्ट रन बना के दिखाओ, क्योंकि शुभमन गिल नारायण के अगेंस्ट जरूर कोई चांस नहीं लेते। वही 5 या 6 रन का ओवर आता और केकेआर गेम में जरूर वही प्रेशर बना कर रखती। मगर अजिंक्य रहाणे ने वो ओवर दिया मोइन अली को। शुभमन गिल ने पहली बॉल पे आगे बढ़ के 6 लगाया, अगली 2 बॉलों पे चौका लगाया, उस ओवर में 17 रन निकाल लिए और वहीं से अब 7 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 62 हो गया, रन रेट आपकी 9 तक पहुंच गई। और वहां से अब हर एक ओवर में एक बाउंड्री लगाना, 4-5 सिंगल निकालना गुजरात के लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, क्योंकि मोमेंटम अब उनकी तरफ आ गया। और उसके बाद वहां से गुजरात ने उस मोमेंटम को कंटिन्यू करके एक बार जब एक ओवर में 17 निकाल लिए, तो उसके बाद वहां से 45 का जब पावर प्ले खत्म किया तो अपने रन को 199 तक लेकर जा पाई। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि जब शुभमन गिल और साई सुदर्शन साथ में खेलते हैं तो फेयरली ऐसा लगता है कि बाकी टीम्स और उनके ओपनर्स से ये तो बहुत ही स्लो स्टार्ट देते हैं, इन दोनों की स्ट्राइक रेट तो इतनी अच्छी नहीं होती, बड़े रन बना भी देते हैं तो फर्क क्या पड़ता है। बट एक्चुअली देखा जाए तो गुजरात के लिए ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये काम कर रहे हैं, क्योंकि साई सुदर्शन, शुभमन गिल भले ही इतना तेज ना खेले, बट पावर प्ले में एक एग्रेसर शुभमन गिल बहुत होते हैं और साई सुदर्शन एंकर करते हैं। पावर प्ले अगर खत्म हुआ तो शुभमन गिल में इतनी स्मार्टनेस थी कि उन्होंने देखा कि अब अगर अजिंक्य रहाणे ने एक गलती करी और
मेरे को मोइन अली अब सामने दे दिए तो पावर प्ले के बाद मैं इसी ओवर को कैपिटलाइज करके रन बनाकर दिखाऊंगा, और शुभमन गिल ने उसी ओवर में सारे रन कैपिटलाइज करके बनाकर भी दिखाए। और एक बार जब शुभमन गिल को वो मोमेंटम मिल गया तो उसके बाद उनको रोकना मुश्किल होता है, क्योंकि आपने अगर एक ओवर में 17 रन कंसीड कर ली तो शुभमन गिल कोई इतने लालची बैटर भी नहीं है कि अब उनको हर ओवर में तेज खेलना है। उनका नेचर वो नहीं है, वो कोई हर ओवर में बड़े हिट लगाने वाले बैटर भी नहीं है। वो अपनी इनिंग्स बिल्ड करना जानते हैं, वो टीम के लिए रन्स जोड़ना जानते हैं, और गुजरात ने अब तक एक्चुअली वही करके दिखाया है। देखा जाए तो उनके जो मेन आने वाले बैटर्स थे, वो रदरफोर्ड हो, शाहरुख खान हो, राहुल तेवतिया हो, सब बहुत डिस्ट्रक्टिव है। और अगर शुभमन गिल जल्दी आउट हो जाते तो कोई गारंटी तो नहीं ले सकता कि वो सारे बैटर्स आके बड़े रन बनाते, हाँ, बट वो आके तेज जरूर खेलते। तो ये कहना जरूर आसान है कि शुभमन गिल अगर जल्दी आउट होते तो शायद गुजरात के रन और ज्यादा बन जाते, बट देखा जाए तो गुजरात ने जो ये 200 रन बोर्ड पे लगा भी दिए, उसको भी अगर आप 40 रन से जीत रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने बॉलर्स को भी बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात के बैटर्स ये बात समझते हैं कि हमें 20 ओवर बैटिंग करके रन इतने बनाने हैं जितने हमारे बॉलर्स अगली इनिंग में रोक भी पाए। और केकेआर ऑन दी अदर हैंड वो सेम काम नहीं कर पा रही, क्योंकि आपके तो हर गेम में बॉलर्स ही आपके लिए गेम जिता कर दे रहे थे, बट अगर इस गेम में आपके बॉलर्स ने एक बार 199 बोर्ड पे कंसीड कर लिए तो आपके बैटर्स के लिए वो बनाने तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाले थे। अगर ऐसी कोई टीम थी भी जो गुजरात के लिए राशिद खान को वापस फॉर्म में लेकर आ सकती थी, वो एक्चुअली इस सीजन केकेआर की ही बैटिंग थी, जो हर गेम में कोलैप्स पे कोलैप्स आपको देती जा रही है, और वो इंटेंट ही नहीं दिखा रही है रन बनाने की, क्योंकि राशिद खान अब तक इस सीजन में उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। पर इस गेम में राशिद खान ने 4 ओवर में रन सिर्फ 25 दिए और 2 विकेट भी निकाल कर दी, और अब गुजरात के लिए जो सिर्फ एक लौता मिसिंग पीस था राशिद खान की फॉर्म, वो भी उनको मिल गई। और ऐसा नहीं था कि गुजरात उनके बिना अच्छा नहीं कर पा रही थी। आपके लिए प्रसिद्ध कृष्णा एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज पॉजिटिव रहे हैं, जिसकी शायद पूरे इंडिया में किसी बंदे ने या किसी टीम ने भी उम्मीद नहीं करी थी, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने अब तक इस पूरे सीजन अपनी पेस को, अपनी हाइट को, बाउंस को, सब कुछ एकदम परफेक्टली यूज किया। आपके लिए रन बचा कर दिए हैं। फुल बॉल बैटर्स को दिखाई नहीं दे रही क्योंकि स्पीड आपकी अच्छी होती है। वो एक ऑड बाउंसर इतनी अच्छी और परफेक्ट हाइट पर डालते हैं कि बैटर्स के लिए वो रूम मिल ही नहीं पाता है, वो क्रैम्प हो जाते हैं वहां पर शॉट लगाने के लिए भी। बैटिंग गुजरात की इतनी कंसिस्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका एक बैटर ओपनर जल्दी आउट हो भी जाता है तो जॉस बटलर को आप किसी भी पोजीशन पे और किसी भी टाइम पर बैटिंग करने के लिए भेज दो। पावर प्ले में तो वो वैसे ही दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव बैटर्स हैं, और अब तो वो पावर प्ले के बाद आज 13वें ओवर में भी बैटिंग करने आए तो उन्होंने तब भी लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से आपके लिए गेम अच्छे से फिनिश करके भी दिखा दिया। पर्पल कैप होल्डर प्रसिद्ध कृष्णा आपके पास है, ऑरेंज कैप होल्डर साई सुदर्शन आपके पास है। टेबल टॉपर्स अब गुजरात टाइटंस है। 8 में से 6 गेम्स गुजरात अब जीत चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली टॉप 2 में ही फिनिश करेगी, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो आपकी पक्की है, बट यहां से अब आप यही इंश्योर करोगे कि राशिद खान के फॉर्म में वापस आने से, आपके बैटर्स की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस से आप टॉप 2 में ही फिनिश करो और फाइनल तक पहुंचने के लिए अपने चांसेस को बिल्कुल मैक्सिमाइज करो। वहीं दूसरी तरफ केकेआर के लिए आप सेम बात बोल ही नहीं सकते, क्योंकि बॉलर्स अगर किसी गेम में अच्छा करते हैं तो आपकी पूरी बैटिंग लाइनअप आपको डिसअपॉइंट करती है। बैटिंग में अगर 1-2 प्लेयर्स किसी गेम्स में अच्छा करते हैं तो बाकी बैटर्स उनका साथ नहीं देते हैं, और अब इस टूर्नामेंट में पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स 2 लगातार गेम्स हार चुकी है, और जो हार जीत का सिलसिला था वो खत्म होकर अब 2 लगातार हार आपको मिल चुकी है। और कहीं ना कहीं ये साइंस इनफ होने चाहिए कि अब यहां से टीम डाउनहिल जाती ही दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी टीम्स नीचे से उठती दिखाई दे रही है, मगर केकेआर जिस टाइम पर आपको सीजन में पिकअप करना था, आपके बैटर्स को वापस फॉर्म में आना था, उनकी फॉर्म और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स की असल प्रॉब्लम क्या चल रही है, और क्या यहां से कोई कमबैक होती दिखाई दे रही है, और वो होगी तो कैसे होगी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी है।